नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर में हम लोगों ने संवेग संरक्षण के नियम तक पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। आज थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ नॉइज रहेगा, आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के दूसरे नियम के अनुरूप होता है। यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इसके आगे से पढ़ेंगे। तो संवेग संरक्षण के कुछ उदाहरण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, रिकॉइल ऑफ गन। देखिए ये क्या होता है। किसी बंदूक के फायर होने के पूर्व निकाय बंदूक प्लस गोली पर लगने वाला वायु बल शून्य रहता है। यानी जब बंदूक फायर नहीं किया जाता है, उसके पहले बंदूक और गोली पर लगने वाला वायु बल शून्य होता है। फलस्वरूप इसका प्रारंभिक कुल रैखिक संवेग भी शून्य रहता है, क्योंकि जब किसी पिंड पर कोई बल लगता है उसी समय उसमें संवेग में परिवर्तन होता है या संवेग उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें कोई भी वायु बल नहीं लग रहा है गोली और बंदूक में। प्रारंभिक अवस्था में जब गोली फायर नहीं हुआ था, उस समय संवेग जो है शून्य होगा, क्योंकि कोई बाह्य बल नहीं लगता है। फलस्वरूप प्रारंभिक कुल रैखिक संवेग शून्य रहता है। लेकिन बंदूक फायर होने के बाद संवेग संरक्षण के नियमानुसार बाद का संवेग भी शून्य होगा। यानी जब गोली फायर हो जाएगी उस समय भी कोई बाह्य बल नहीं लगा, आंतरिक बल के कारण ही संवेग में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो संवेग में परिवर्तन हुआ वो बंदूक का संवेग और गोली का संवेग दोनों जब ऐड होंगे तब उनका मान शून्य आएगा। यानी फायर होने के पहले और फायर होने के बाद दोनों स्थितियों में गोली प्लस बंदूक का जो संवेग होगा वो शून्य होगा। देखिए कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। बाद का संवेग भी शून्य होगा यदि गोली का द्रव्यमान m माने, स्मॉल m है, और गोली का वेग स्मॉल v माने, तथा बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M तथा वेग कैपिटल V हो तो देखिए ये हो गया बंदूक का संवेग mv प्लस mb, ये गोली का संवेग हो गया बराबर 0। यहाँ पर क्योंकि कोई वायु बल नहीं लग रहा है, अतः इनका योगफल क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। mv बराबर माइनस mv। अब जो यहाँ पर बंदूक का वेग है, ये इसका मान निकालेंगे तो माइनस mv अपॉन m होता है। जहाँ माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस यह डिनोट कर रहा है कि गोली जिस दिशा में गई बंदूक उसके विपरीत दिशा में गतिमान होता है। यही हम आप माइनस यही यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। देखिए ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि गोली तथा बंदूक एक दूसरे के विपरीत गतिमान है। अब यहाँ पर गोली तथा बंदूक के उदाहरण से जो है हम लोग संवेग परिवर्तन जो होता है, संवेग संरक्षण का नियम, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यदि ये हमारा बंदूक है कुछ इस तरीके का, थोड़ा रफली बना लेते हैं ऐसे ही। अगर ये हमारा बंदूक है, गोली को इस दिशा में अगर फायर किया जाता है तो आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि जब हीरो या फिर विलन गोली को फायर करता है तो वो बंदूक थोड़ा सा पीछे की ओर मूव करता है। यदि गोली का द्रव्यमान m माने और इसका वेग स्मॉल m माने, और ये बंदूक है, बंदूक का जो है कैपिटल M द्रव्यमान माने और इसका वेग कैपिटल V माने, तो देख सकते हैं यहाँ पर गोली जो है दाहिनी तरफ जा रहा है, बाएं से दाएं तरफ जा रहा है, और बंदूक क्या हो रहा है, दाएं से बाएं तरफ मूव कर रहा है। यानी इसका वेग और इसका वेग ये दोनों सदिश राशि हैं, तो इसके सापेक्ष देखिए इसका वेग इधर काम कर रहा है और इसका वेग इधर काम कर रहा है। दोनों एक ही रेखा में काम कर रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। अतः इनका प्रभाव जो नेट प्रभाव होगा वो घट जाएगा। तो यहाँ पर इसका संवेग होगा m v। यदि हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि इसकी दिशा इसके सापेक्ष विपरीत है। अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो फिर इसको माइनस लेना पड़ेगा, यानी दोनों में से किसी एक को माइनस लेना पड़ेगा और दोनों में से किसी एक को प्लस लेना पड़ेगा।
तो अगर हम बंदूक को प्लस ले रहे हैं तो इसको जो है माइनस लेना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे सदिश विधि से, देखिए एम वी, तो इनका टोटल मान क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। और रफली ऐसे जो है मैथमेटिकल मेथड से जोड़ेंगे तो ये जो है माइनस के बराबर आएगा, इस तरीके से जो अभी मैंने दिखाया नोट्स में। ये हो गया हमारा संवेग संरक्षण का नियम बंदूक के उदाहरण से, गोली और बंदूक के उदाहरण से। इसके अलावा कई और उदाहरण दिए हुए आपकी बुक में, जिसमें दूसरा उदाहरण दिया किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर रखे स्प्रिंग से संबंध M1 और M2 द्रव्यमान की गुटकों को दबाकर खींचकर छोड़ने पर। देखिए दूसरा उदाहरण कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यदि हमारा ये कोई मेज है, मेज का सरफेस है, ये हमारा कोई मेज का सरफेस दिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा कोई स्प्रिंग है, इस मेज के ऊपर कोई स्प्रिंग रखा हुआ है, और इस तरफ भी कोई द्रव्यमान बांधा हुआ है, इस तरफ भी द्रव्यमान बांधा हुआ है M1 M2। अगर इसको कंप्रेस कर दिया जाए, कंप्रेस करके छोड़ा जाए तब भी संवेग संरक्षित रहता है, क्योंकि देखिए ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा जब इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में भी जो संवेग संरक्षण होगा यहाँ पर लागू होगा, दोनों का संवेग संरक्षित रहेगा। और जब इसको खींच के छोड़ दिया जाएगा तब भी इसमें संवेग संरक्षित रहेगा। ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया। इसके अलावा एक तीसरा उदाहरण और भी है। तोप से गोले का जो है, जब तोप से गोले को फायर किया जाता है उस स्थिति में भी यही बंदूक वाला नियम कार्य करेगा, और वहाँ पर भी हमारा जो है संवेग संरक्षित रहता है। इस तरीके से जो है संवेग संरक्षण के उदाहरण को हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग। अब इसके आगे का हमारा अगला हेडिंग है बल का आवेग। अब बल का आवेग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए जब कोई अधिक परिमाण का बल थोड़े समय अंतराल के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर बल का परिमाण बहुत बड़ा हो और किसी वस्तु या पिंड पर वह एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, माने छोटे टाइम के लिए आरोपित किया जाए, तो जो बल और समय का गुणनफल होगा उसको हम लोग बल का आवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर अधिक परिमाण का बल F तथा डेल टी समय अंतराल तक लगे तो बल का आवेग क्या होगा, F इंटू डेल टी। ये हो गया हमारा बल का आवेग। बल के आवेग के कुछ उदाहरण हैं, इसको देखते हैं। देखिए जैसे देखिए बल का आवेग का, जहाँ पर बल का आवेग का उदाहरण होगा वहाँ पर बल का परिमाण जो है एकदम बड़ा होगा, बल का परिमाण बड़ा होगा और ड्यूरेशन जितने समय तक वह आरोपित हो रहा है वह समय जो है एकदम छोटा होगा। जैसे बल्ले से गेंद को मारना, बल्ले और गेंद का संपर्क कुछ ही मिलीसेकंड के लिए होता है, लेकिन उसका फोर्स जो हम लोग बल्ले से मारते हैं वहाँ पर फोर्स का मान बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार हथौड़े से कील को ठोकना, हथौड़े का द्रव्यमान अधिक होता है और द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जब गुणा होता है तब जाके फोर्स प्राप्त होता है, और फोर्स का मान अत्यधिक होता है। और कील जिस पे ठोका जाता है वहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वहाँ भी कुछ मिलीसेकंड के लिए उस बल को अप्लाई करते हैं। अतः बल्ले से गेंद को मारना और हथौड़े से कील को ठोकना ये क्या है, बल के आवेग के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा सदैव बल के अनुदिश होती है, यानी जिस दिशा में बल को लगाया जाता है उसी दिशा में बल का आवेग भी कार्य करता है। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है संवेग तथा आवेग में संबंध। अब संवेग तथा आवेग में रिलेशन को हम लोग निकाल लेते हैं। अब संवेग तथा आवेग के संबंध को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ संबंध होते हैं, जैसे F बराबर ma, ये हमको पता है चूंकि F बराबर ma होता है, तो F बराबर m, a को हम लोग क्या करते हैं
थोड़ा सा इसको अलग अलग लिख देते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यहाँ वेग परिवर्तन की दर को अलग कर देते हैं, थोड़ा सा उसको तोड़ के लिखते हैं। और यहाँ पर डेल टी को इस तरफ पूरा कर देंगे और यहाँ पर जो है एम डेल वी को इस तरफ रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया संवेग और आवेग में। एफ इंटू डेल टी को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेग बोलते हैं, और एम इंटू डेल वी को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वस्तु को दिया गया आवेग उसमें उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर यदि बल का आवेग लगाया जाता है तो जो उसमें संवेग परिवर्तन होता है वह बल के आवेग के बराबर होता है। इस रिलेशन से हमको पता चलता है। अतः आवेग तथा संवेग का मात्रक समान होता है। देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनका जो मात्रक होगा वो भी बराबर ही होगा। तो संवेग का मात्रक हम लोग पढ़े थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, इसी तरीके से आवेग का मात्रक भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। देखिए हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सरल रेखी गति एवं सरल रेखी गति के समीकरण। इस टॉपिक को हम लोग अपने 9वीं 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़े हैं। देखिए यदि कोई पिंड एक नियत दिशा में गति करे तो इस गति को सरल रेखी गति कहते हैं। यानी एक ही दिशा में, यहाँ से अगर पिंड चल रहा है सीधे चलते जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखी गति। और किसी जिग जैग मार्ग पे गति करे यह रेखी गति नहीं होता है। यानी एक ही दिशा में सीधे गति करे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखी गति। तो इसको हम लोग यहाँ डिफाइन किए हैं। यदि कोई पिंड एक निश्चित दिशा में गति करे तो इस गति को सरल रेखी गति कहते हैं। या यदि किसी को दूसरे तरीके से लिखा है, यदि किसी गतिमान पिंड के त्वरण की दिशा सदैव उसके प्रारंभिक वेग की दिशा की तरफ बना रहे तो इस प्रकार की गति को रेखी गति कहते हैं। थोड़ा सा इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यदि हमारा कोई पिंड यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और सीधे ऐसे जाता है तो पिंड के इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखी गति बोलते हैं। तो या तो हम लोग रेखी गति को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि किसी पिंड का त्वरण यानी जब कोई पिंड यहाँ 0 गति से प्रारंभ करके v वेग तक पहुँचता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है t समय में। देखिए कोई पिंड 0 वेग से v वेग तक पहुँचने में अगर डेल t समय लगता है तो इसमें वेग परिवर्तन क्या हुआ, v2 माइनस v1 होगा। v1 का मान 0 है, डेल t यानी a बराबर हो गया v बाई डेल t। तो ये a जो है त्वरण की दिशा किधर है, अपने प्रारंभिक वेग की दिशा में ही है। तो इसके आधार पर जो है दूसरी परिभाषा बनाया गया है कि यदि किसी पिंड का त्वरण उसके प्रारंभिक वेग की दिशा में काम करे, उसके प्रारंभिक वेग की दिशा में हो, तो उसकी गति क्या होती है, रेखी गति होती है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका त्वरण क्या है। देखिए त्वरण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, अतः यह क्या है, एक रेखी गति का उदाहरण है। देखिए रेखी गति के हमारे पास 3 समीकरण हुआ करते थे, आप लोग 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। यदि रेखी गति करते रेखी गति के 3 निम्नलिखित समीकरण हैं। इसमें 3 समीकरण है। पहला v बराबर u प्लस ए टी होता है, और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा क्या होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। जहाँ पर v s u a t क्या क्या है यहाँ पर लिख दिया गया है। u क्या है, पिंड का प्रारंभिक वेग है, और v क्या है, पिंड का अंतिम वेग है, s क्या है, पिंड द्वारा चली गई दूरी है, और पिंड का त्वरण क्या है, a है। ये देखिए ये लीनियर गति के लिए है। लीनियर गति 2 प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल गति होती है, एक वर्टिकल गति होती है। हॉरिजॉन्टल गति होती है और वर्टिकल गति होती है। यहाँ पर देखिए मैंने केवल एक पॉजिटिव, यदि पिंड का वेग में केवल वृद्धि हो रही है तब के लिए मैंने समीकरण लिख दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके कई यूज हैं। पहला, अगर पिंड जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में गति कर रही है या फिर वर्टिकल लाइन में गति कर रही है, अलग अलग इसके समीकरण प्राप्त होते हैं।
देखिए, यदि पिंड 0 वेग से प्रारंभ करके v वेग तक पहुंचती है, तब हमारा समीकरण देखिए, पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, ये मिलेगा। और दूसरा समीकरण क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 समीकरण हैं जब पिंड 0 से प्रारंभ करके या निम्न वेग से प्रारंभ करके उच्च वेग तक पहुंचता है, यानी यहाँ u से प्रारंभ करता है, v की तरफ जाता है बढ़ते हुए। यदि घटते हुए क्रम में अगर मान लीजिए हमारा वेग v है, बहुत ज़्यादा वेग है, और अप्लाई करते हैं, जैसे कोई गाड़ी जा रहा है v वेग से, अब इसको ब्रेक लगा दिया जाता है और इसका वेग घटते घटते 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तब यहाँ पर देखिए, ये जब u से v की तरफ जा रहा था, बढ़ रहा था। अब यहाँ पर दूसरा स्थिति क्या है, जब v से घटते हुए 0 की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर मंदन हो रहा है। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर सारे के सारे चिन्ह क्या होंगे, बीच के ऋणात्मक हो जाएंगे मंदन की स्थिति में। तो मंदन की स्थिति में क्या होगा, सारे के सारे चिन्ह ऋणात्मक होंगे। देखिए यहाँ पर ए पॉजिटिव, जो त्वरण होता है ए पॉजिटिव होता है, यहाँ पर त्वरण क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि वेग घट रहा है दूसरी स्थिति में और यहाँ पर बढ़ रहा था। तो मंदन की स्थिति में क्या होगा, v बराबर u माइनस ए टी हो जाता है, और ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाता था, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। यानी हर जगह ये बीच में जो चिन्ह है वो ऋणात्मक हो जाता है जब वेग जो है उच्च से निम्न की ओर जाता है, यानी बढ़े हुए मान से घटते हुए मान। यदि जैसे किसी गाड़ी का उदाहरण ले लें, यदि गाड़ी एकदम स्पीड से जा रही है, अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो वहाँ पर वेग बड़े से छोटे मान की ओर जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, यानी ये लीनियर गति कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी जब देखिए जैसे ये हमारा प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया एक्स अक्ष में गति कर रहा है, तब के लिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब हमारा पिंड वर्टिकली गति कर रहा है, वर्टिकल का मतलब होता है, देखिए दिखाता हूँ मैं, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। देखिए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। देखिए क्या होता है, जब हम किसी पिंड को ऊपर से छोड़ते हैं और नीचे की ओर जाता है, तो क्या होता है, वेग बढ़ता है। वेग क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उस पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक ही जगह क्या लेंगे, जी लेंगे गुरुत्वीय त्वरण को वर्टिकल प्लेन के लिए। ऊर्ध्वाधर रेखीय गति की स्थिति में ऊर्ध्वाधर गति की स्थिति में क्या होगा, जब कोई पिंड यहाँ से प्रारंभ करता है और गिरते हुए यहाँ तक आता है, तो क्या होता है, जब शुरू में क्या होता है, वेग इसका u है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसका वेग बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो यहाँ v हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग त्वरण क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान g लेंगे। अब यहाँ पर g क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए s, जब हम लोग क्षैतिज प्लेन में बात कर रहे थे तो दूरी को क्या लेते थे, s लेते थे, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ऊर्ध्वाधर गति में हम लोग s को क्या लेंगे, h लेंगे। तो जो हमारे 3 समीकरण थे ऊर्ध्वाधर गति की स्थिति में क्या हो जाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा हो जाएगा हमारा h बराबर, s था वहाँ पर, h हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर हम लोग जी रख देंगे जब हम वर्टिकल प्लेन में गति करेंगे, तो क्योंकि वर्टिकल प्लेन में क्या होता है,
गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। ये कब कब का स्थिति है? जब पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हो। जब पिंड को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तब के लिए क्या फॉर्मूला होगा? देखिए तब के लिए यहाँ पर सब क्या हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे बीच में, जितने भी यहाँ पर प्लस हैं सब माइनस हो जाएगा। जब पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो तो क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग फेंकते हैं तो यहाँ पर वेग अधिकतम होता है, धीरे धीरे जाके घटते 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 यहाँ शून्य हो जाता है, फिर से यहाँ पर वापस आता है। तो वापस वाले आने वाला तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन ऊपर जाने वाला अभी देखेंगे। तो देखिए जब नीचे से ऊपर के लिए जब कोई पिंड फेंका जाता है तब के लिए क्या होगा? v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेग अधिकतम होता है, ऊपर जाते हुए घटता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। तो ये हमारा कुल मिला के दो इसमें वर्टिकल प्लेन में और दो स्थिति था हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ पर इतने फॉर्मूले हमको प्राप्त होते हैं, लगभग सब एक जैसे हैं, इनको याद करने में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए ताकि हम लोग आगे आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनको आसानी से सोल्व कर सकें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ़िलहाल धन्यवाद।